गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में अपन ने लास्ट 2 क्लासों के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं जल प्रदूषक के बारे में, अर्थात जल प्रदूषण को फैलाने के लिए जो तत्व जिम्मेदार हैं, जो कारक जिम्मेदार हैं, उन कारकों के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं लास्ट 2 क्लासों से। आज अपन इसको फिनिश करेंगे। कौन कौन से हैं शेष फैक्टर, शेष जो कारक हैं जिन्हें अपन जल प्रदूषक बोलते हैं, वो कौन से हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपन लेते हैं तेजाबकरण। तो अपना जो टॉपिक है वो है ये 7वां नंबर का, 7वें नंबर का टॉपिक है तेजाबकरण। देखो बच्चों, तेजाबकरण क्या होता है। सामान्यतः जो जल स्रोत होते हैं या जल के जो उप स्रोत होते हैं उनके अंदर अम्लता बढ़ जाना ही तेजाबीकरण कहलाता है। अर्थात अम्लता का मान जल में बढ़ना ही तेजाबीकरण होता है। सामान्यतः जो अम्ल होते हैं वो तेजाब की श्रेणी में आते हैं। उनकी मात्रा किस प्रकार से जल के अंदर बढ़ती है इसके बारे में अपन चर्चा करें तो देखो, विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक इकाइयाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के जो यातायात के साधन होते हैं, या विभिन्न प्रकार का जो प्रदूषण होता है, कई पदार्थों को जलाने की प्रक्रिया होती है, या फिर कई प्रकार के उत्सर्जक पदार्थ होते हैं, ये जब उत्सर्जित होते हैं तो सामान्यतः वातावरण के अंदर या तो नाइट्रोजन के या फिर सल्फर के ऑक्साइड बन जाते हैं। ये नाइट्रोजन और सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं ये वायुमंडल में अधिकता में फैल जाते हैं, और अधिकता में फैलने के कारण ये हल्के होने के साथ साथ ऊपर चले जाते हैं, और जलवाष्प के साथ मिलकर ये या तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं या फिर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ये जल के साथ मिलकर या तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं या फिर नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। इसके द्वारा होता क्या है बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की जो मात्रा होती है वो वर्षा जल के अंदर बढ़ जाती है, और जैसे ही बरसात होती है तो बरसात का जो अम्लता होती है वो H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 के कारण इसकी अम्लता बढ़ जाती है, और अम्लता बढ़ने के कारण सामान्यतः जो जल स्रोत होते हैं या जो मृदा होती हैं उसके अंदर जब ये बरसात का जल जाता है तो वहाँ पर उसकी अम्लता बढ़ जाती है, जिसे तेजाबीकरण कहते हैं। ये बच्चों नुकसानदायक इसलिए है क्योंकि जब अम्लता बढ़ जाती है जल स्रोतों की तो वहाँ पर उपस्थित जो जलीय जीव होते हैं, जलीय जो वनस्पतियाँ होती हैं, उनमें अवरोध उत्पन्न होने लगता है, वो नष्ट होने लगती है, क्योंकि जलीय जीव और वनस्पतियाँ जो होती हैं वो एक निश्चित पीएच मान पर जीवित रहती हैं, और जब इनमें पीएच परिवर्तन हो जाता है तो इनका जीवन संभव नहीं होता है, और ज़्यादा मात्रा में वनस्पति और जीवों के नष्ट होने के कारण जो जल स्रोत होता है वो दूषित हो जाता है। तो बच्चों, ये तेजाबीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक तरीके से जल को प्रदूषण करने की एक प्रक्रिया है। कुछ टॉपिक अपन इसके यहाँ नोट कर लेते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं तेजाबीकरण होता क्या है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जल स्रोतों की अम्लता बढ़ना ही तेजाबीकरण कहलाता है। जल स्रोतों की जो अम्लता होती है उसका बढ़ना ही तेजाबीकरण कहलाएगा। अब ये होता क्यों है तो देखो बच्चों, सामान्यतः वातावरण में सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड विभिन्न प्रक्रमों के कारण बढ़ जाते हैं। सामान्यतः जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं ये विभिन्न प्रक्रमों के कारण बढ़ जाते हैं। ये ऑक्साइड
बनने की प्रक्रिया के दौरान, बादल बनने की प्रक्रिया के दौरान जल से क्रिया कर HNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं या H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं का निर्माण कर लेते हैं। ये अम्ल वर्षा जल के साथ मिलकर पृथ्वी के धरातल पर आकर जल स्रोतों में मिल जाता है। जल स्रोतों में मिल जाता है जिससे जल स्रोतों की अम्लता बढ़ जाती है और जल प्रदूषण होता है। अम्लता बढ़ने से जलीय जीव और वनस्पतियां नष्ट होती हैं। अम्लता बढ़ने से जल स्रोत जलीय जीव व वनस्पतियां बढ़ती हैं जिससे अम्लता बढ़ने से जलीय जीव व वनस्पतियां नष्ट हो जाती है जिससे जल प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है। देखो बच्चों, जल प्रदूषण के बढ़ने का कारण यह है कि जल स्रोतों के अंदर जल की अम्लता बढ़ने के कारण वहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं, वहाँ के जलीय जीव जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जल प्रदूषण अधिक हो जाता है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर जो दूसरा कारक है तेलीय जल प्रदूषण, उसके बारे में अपन देखते हैं। नेक्स्ट है 8 नंबर, तेलीय जल प्रदूषक। तेलीय जल प्रदूषक की बात करें बच्चों तो सामान्यतः आपको पता होगा कि जो बड़े तालाब होते हैं या हम ये कहें समुद्र जो होते हैं उसके अंदर तेलीय स्रोत होते हैं। जो पेट्रोलियम होता है उनके अधिकांश जो स्रोत हैं वो समुद्रों के किनारे खाड़ी हैं या फिर बड़ी नदियां हैं उनके आसपास सामान्यतः ज़्यादा मात्रा में होते हैं और समुद्री तट के आसपास ऐसे स्रोत ज़्यादा मिलते हैं। तो इन क्षेत्रों में क्या होता है, जब इन तेलीय स्रोतों से पेट्रोलियम के जो सोर्स होते हैं, पेट्रोलियम उत्पादन के जो क्षेत्र होते हैं, उनसे जब ये तेल निकाला जाता है तो कई बार दुर्घटनावश ये जो तेल होता है वो समुद्र में फैल जाता है जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो एक देश से दूसरे देश तक तेल का स्थानांतरण सामान्यतः पाइपलाइन से होता है, लेकिन कई बार बड़े जहाज़ों के माध्यम से भी कच्चा तेल जो होता है, पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है, उसका स्थानांतरण किया जाता है। इस दौरान यदि दुर्घटना हो जाती है तो ये जो तेल होते हैं, ये जो कच्चा तेल होता है, ये समुद्र में फैल जाता है। वर्तमान में भी एक ऐसी ही 5-7 दिन पहले दुर्घटना हुई है जिसके अंदर जो टैंक है
अर्थात जो जहाज है तेल से भरा हुआ वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है थाईलैंड के आसपास के समुद्री क्षेत्रों में। तो उन क्षेत्रों के अंदर सामान्यतः जो समुद्री क्षेत्र होता है वो समुद्री क्षेत्र पूर्ण रूप से दूषित हो जाता है। उसके कई दूरगामी परिणाम दिखते हैं। वहाँ की वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती हैं, वहाँ के जल स्रोत नष्ट हो जाते हैं और जलीय जीव जो होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो तेलीय प्रदूषण है, ये भी एक जल प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो अपन यहाँ इससे संबंधित कुछ मुख्य बातें हैं उनको नोट करते हैं। सामान्यतः पेट्रोलियम स्रोत समुद्र तट या समुद्र के मध्य में होते हैं। जब इनसे पेट्रोल या खनिज तेल निकाला जाता है तो कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जिससे ये तेल समुद्र में फैल जाता है। कई बार दुर्घटनाओं के कारण ये जो तेल होता है वो समुद्र के अंदर फैल जाता है। इसके अलावा बात करें तो इस कच्चे तेल के स्थानांतरण के दौरान कई बार समुद्री जहाज या पाइपलाइन में दुर्घटना हो जाती है। देखो बच्चों, जल जहाँ से सामान्यतः पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है उस जगह से अन्य देशों तक पेट्रोल पहुँचाया जाता है, डीजल पहुँचाया जाता है। ये सामान्यतः या तो पाइपलाइन के माध्यम से पहुँचाया जाता है या फिर ये सामान्य रूप से जहाज़ों के अंदर पहुँचाया जाता है। ये पाइपलाइन भी समुद्र के अंदर ही डाली जाती है और जहाज़ भी समुद्रों के माध्यम से ही आते जाते रहते हैं। तो जब दुर्घटनाएं घटित होती हैं तो ये जो पेट्रोल होता है पाइपलाइन से निकलता है या फिर आपके जहाज़ों की दुर्घटना से भी जो कच्चा तेल होता है वो फैल जाता है समुद्र में और इससे जो समुद्र होता है वो प्रदूषित हो जाता है, उसका जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है। इससे समुद्र का जल प्रदूषित समुद्र के जल में तेल मिलने से यह प्रदूषित हो जाता है। समुद्र के जल में तेल मिलने से प्रदूषित हो जाता है जिससे समुद्री वनस्पति व जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे जल प्रदूषण और ज़्यादा हो जाता है। तो देखो बच्चों, ये आपके दूसरा फैक्टर है आज का तेलीय जल प्रदूषण। इसे स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कीजिए। फिर अपन अगला टॉपिक देखते हैं खनन एवं जल प्रदूषण।
आगे है अपना अगला टॉपिक खनन एवं जल प्रदूषण। देखो बच्चों, जिस जगह से खनिज निकाले जाते हैं खानों से, सामान्यतः उस जगह पर उनके जो अवशेष होते हैं खनिजों के, ये जल स्रोतों में पहुंच जाते हैं। सामान्यतः खनिजों की धुलाई या फिर उसकी सफाई के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो उस दौरान जो अपशिष्ट होते हैं खनिजों के, वो जल में पहुंचकर जल को प्रदूषित कर देते हैं। सामान्यतः जो कोयला का खनन होता है, उस कोयले के खनन में ज़्यादा मात्रा के अंदर पानी की आवश्यकता होती है, और साथ ही ये जो पानी होता है उसमें अपशिष्ट भी ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं, जिससे कोयले के खनन के कारण जल प्रदूषण जो होता है वो ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। तो ध्यान रखना, खनन कार्य के दौरान जो निकले अवशेष होते हैं ये भी जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। खनन कार्यों में जल की आवश्यकता होती है। इस दौरान खनिजों के अवशेष जल के साथ मिलकर जल स्रोतों में चले जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण होता है। ध्यान रखने की बात है, जल स्रोतों से निकलने वाले खनन कार्य के दौरान निकलने वाला जो अवशेष होता है वो जल के साथ मिलकर अन्य क्षेत्रों में चला जाता है, और जिससे जल प्रदूषण होता है। इसके अलावा बच्चों, कृषि कार्यों के दौरान भी जल प्रदूषण होता है। कृषि कार्य के दौरान जल प्रदूषण होता है, तो अपन नोट कर देते हैं, कृषि कार्य के दौरान जल प्रदूषण। कृषि कार्य के दौरान जल प्रदूषण। देखो बच्चों, कृषि कार्य के दौरान मुख्य रूप से जल की आवश्यकता होती है, और कई बार क्या होता है कि आवश्यकता से अधिक सिंचाई के लिए जल दिया जाता है, तो पहला जल प्रदूषण तो उसी दौरान हो जाता है। आवश्यकता नहीं होती है, फिर भी कृषि के लिए जल ज़्यादा मात्रा में देने से जल प्रदूषण होता है। इसी के साथ कृषि के अंदर प्रयुक्त होने वाली जो रासायनिक उर्वरक हैं, पेस्टिसाइड्स जो हैं, ये जल में सिंचाई के दौरान जल स्रोतों में मिल जाते हैं, उस जल के साथ मिलते हैं। बरसात का समय होता है तो बरसात के बहकर जाने वाले पानी के साथ भी ये पेस्टिसाइड्स और रासायनिक उर्वरक उनमें मिल जाते हैं, और ये उनमें मिलने के बाद सामान्य रूप से जो जल स्रोत होते हैं, उन जल स्रोतों के अंदर ये पानी बहता हुआ चला जाता है, और उस पानी के अंदर पेस्टिसाइड और रासायनिक उर्वरक होते हैं, वो बहकर जाने से जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि आवश्यकता से अधिक सिंचाई से जल प्रदूषण व जल का अपव्यय होता है। आवश्यकता से ज़्यादा मात्रा में जब सिंचाई होती है तो जल प्रदूषण के साथ साथ जल का अपव्यय भी होता है। इसी के साथ कृषि में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक व पेस्टिसाइड्स वर्षा जल के साथ मिलकर जल स्रोतों में चले जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण
ज़्यादा होता है। ये पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, रासायनिक उर्वरक जो होते हैं, ये जल के साथ मिलकर चले जाते हैं और जल स्रोतों को जाकर प्रदूषित कर देते हैं। तो देखो बच्चों, अपन ने यहाँ नेक्स्ट जो जल प्रदूषक देखा है वो है कृषि कार्यों के द्वारा जल प्रदूषण। इसके अलावा आगे है लौह अयस्क उद्योगों से जल प्रदूषण। लौह अयस्क उद्योगों से जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अपन देख लेते हैं। लौह अयस्क उद्योगों से जल प्रदूषण। सामान्यतः लौह अयस्क का उत्खनन जहाँ होता है वहाँ पर जल की अधिक आवश्यकता होती है। ये सामान्यतः जल की आवश्यकता अधिक होने के साथ साथ लौह अयस्क के साथ जो कचरा निकलता है, जो अपशिष्ट निकलता है, उसे बोलते हैं स्लेग। ये स्लेग जो होता है ये जल के साथ मिलता है और जल के साथ मिलकर जल स्रोतों में चला जाता है और जल जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि लौह अयस्क के खनन के दौरान, लौह अयस्क के खनन के दौरान ज़्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, ज़्यादा मात्रा में जल की आवश्यकता होती है इस खनन के दौरान। इसके अलावा इससे निकलने वाला अपशिष्ट स्लेग, जिसे अपन क्या बोलते हैं, स्लेग, जल के साथ मिलकर जल स्रोतों में चला जाता है। जैसे ही ये जल स्रोतों में जाता है उससे जल प्रदूषण हो जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। लौह अयस्क उद्योगों से उत्खनन के दौरान जो स्लेग निकलता है वो जल के साथ मिलकर जल स्रोतों में चला जाता है, जिससे जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है और जो जलीय जीव होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचता है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन देखते हैं चमड़ा उद्योग से किस प्रकार से जल प्रदूषण होता है। चमड़ा उद्योग से जल प्रदूषण। नेक्स्ट है अपना चमड़ा उद्योग से जल प्रदूषण। देखो बच्चों, चमड़ा उद्योग जो होता है वहाँ पर सामान्यतः जंतुओं का जो खाल होती है उससे चमड़ा तैयार होता है। तो चमड़े की सफाई के लिए जल की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है और चमड़े की सफाई के दौरान चमड़े के संबंधित जो जैव अवशिष्ट होते हैं वो जल के साथ मिलकर जल स्रोतों में चले जाते हैं। सामान्यतः उत्तर प्रदेश के अंदर आपने एक कस्बे का नाम सुना होगा, कानपुर के पास से गंगा नदी निकलती है और गंगा नदी का जो जल है वो कानपुर से चमड़ा उद्योगों से निकलने वाले जल के कारण दूषित हो चुका है। तो ये जो चमड़ा उद्योग है उसके कारण निकलने वाला जो जल होता है वो आसपास के जल स्रोतों में जाकर उनको प्रदूषित कर देता है। तो ये भी एक उदाहरण है, कारण है आपके जल प्रदूषण का। चमड़ा उद्योग में प्रयुक्त जल चमड़े की सफाई में आवश्यक होता है। चमड़ा उद्योग में प्रयुक्त जल होता है और चमड़े की सफाई में आवश्यक होता है। ये जल कई
जैविक अपशिष्टों से युक्त हो जाता है, से युक्त हो जाता है। यदि इसका उचित निस्तारण नहीं किया जाए, यदि इसका उचित निस्तारण नहीं किया जाए तो यह जल स्रोतों में जाकर जल को प्रदूषित कर देता है। देखो बच्चों, यदि इसका उचित निस्तारण नहीं किया जाता है तो ये जल स्रोतों के अंदर चला जाता है और जल स्रोतों में जाने के बाद जल को प्रदूषित कर देता है। तो इस प्रकार चमड़ा उद्योग के द्वारा भी सामान्यतः जल प्रदूषण देखने में मिलता है। इसके बाद अपन बात करते हैं सुपोषण के बारे में। सुपोषण के द्वारा भी जल प्रदूषण होता है। किस प्रकार से होता है अभी अपन समझने का प्रयास करते हैं। सुपोषण का मतलब होता है अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति। सामान्यतः यदि जल स्रोत के अंदर सुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात ज़्यादा मात्रा में पोषक पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं जल स्रोतों के अंदर, तो वहाँ पर शैवाल ब्लूम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात बहुत ज़्यादा मात्रा में शैवाल उत्पन्न हो जाता है। और सामान्यतः ये होता इसलिए है कि जैसे ही कृषि कार्य के अंदर ज़्यादा मात्रा में रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये जो होते हैं उर्वरक और पेस्टिसाइड वर्षा जल के साथ बहकर जल स्रोतों के अंदर चले जाते हैं। और जल स्रोतों के अंदर जब रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड प्रचुर मात्रा में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर उगने वाली जो शैवाल होती है वो अच्छे से ग्रोथ करती है, क्योंकि उनको रासायनिक उर्वरक अच्छे से मिलते हैं, पेस्टिसाइड्स के कारण उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं, जिस कारण ज़्यादा मात्रा में शैवाल इकट्ठी हो जाती है, जिसे शैवाल ब्लूम बोलते हैं। ये शैवाल ब्लूम की स्थिति होने पर जो जल स्रोत होते हैं वो चारों तरफ से शैवालों से घिर जाते हैं। उनके अंदर ना सूर्य का प्रकाश जाता है, ना ही ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन जितनी भी जल के अंदर घुली हुई होती है उस ऑक्सीजन को ये शैवाल ही ग्रहण कर लेते हैं, और ऐसी स्थिति में इन जल स्रोतों के अंदर जो घुलित ऑक्सीजन होती है उसकी मात्रा कम हो जाती है। जल स्रोतों में ऑक्सीजन की कमी होने से जो अन्य वनस्पतियां होती हैं वो नष्ट हो जाती हैं, अन्य जो जलीय जीव होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, और जो जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है। तो ध्यान रखना, ज़्यादा मात्रा के अंदर यदि पोषक तत्व जल स्रोतों में पहुंचते हैं तो शैवाल ब्लूम की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे जल प्रदूषण हो जाता है। तो मैं यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट है वो लिख देता हूँ। ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व जल स्रोतों में पहुंचने से जल स्रोतों में शैवाल ब्लूम की स्थिति उत्पन्न होती है। शैवाल ब्लूम की स्थिति का मतलब है कि ज़्यादा मात्रा में शैवाल वृद्धि करने लग जाती है, जिससे जल में प्रकाश व O2 की कमी हो जाती है। प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है और ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती है, जिससे अन्य जलीय वनस्पति व जीव मृत हो जाते हैं और जल प्रदूषण हो जाता है।
शैवाल ब्लूम की स्थिति के अंदर जल के अंदर जो अन्य जलीय जीव होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं, वो नष्ट हो जाती हैं और उनके नष्ट होने से ही जो जल होता है वो प्रदूषित हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और देखने की है कि सुपोषण से कैसे नियंत्रित किया जाए, सुपोषण से नियंत्रण। तो इसके लिए ध्यान रखने की बात है कि सुपोषण से नियंत्रण के लिए ध्यान रखना है कि ज़्यादा मात्रा में जो आपके रासायनिक उर्वरक होते हैं, रासायनिक खाद होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनको कृषि कार्य में प्रयुक्त नहीं करना चाहिए और सुपोषण की स्थिति उत्पन्न नहीं होने देनी चाहिए जल स्रोतों में। जिस कारण से ज़्यादा मात्रा में सुपोषण नहीं होगा तो ये नियंत्रित हो जाएगा और जो जल स्रोत होंगे वो बचे रहेंगे, जलीय जीव होंगे वो बचे रहेंगे, प्रदूषण उससे नहीं होगा। तो बच्चों, अपन ने आज तक अब तक 2 क्लासों के अंदर जल प्रदूषण के जो कारक हैं उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन इसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।